Greetings to one and all, welcome to the channel. I am back again with you for today's The Hindu Analysis. 30 जनवरी आज हो रहा है और आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहली खबर, भारत जोड़ो यात्रा हैज़ गिवन एन ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसा राहुल गांधी जी का मानना है। तो भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो रही है, पर इसके पहले हम आपको वो सारे पेजेस करवाएंगे जो ज़रूरी हैं और जो थोड़े से लेंदी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आया है खबर। और इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली इंडिया ने पाकिस्तान से बोला है मॉडिफाई करने के लिए, तो उसके लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नेगोशिएशन होने वाला है। पाकिस्तान को 25 जनवरी को इंडिया ने ये नोटिस भेजा था और कहा था कि अब मॉडिफिकेशन का समय आ गया है 63 ईयर ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में। इशू में क्या है, 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स, 2 डैम कंस्ट्रक्शन जो कि इंडिया करा रहा है, एक किशन गंगा, दूसरा रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, दोनों कश्मीर में लोकेटेड हैं। इंडिया के डैम कंस्ट्रक्शन से पाकिस्तान को प्रॉब्लम है और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और वर्ल्ड बैंक दोनों से नेगोशिएशन कराने के लिए, एक फाइनल डिस्कशन कराने के लिए परमिशन मांगी है। अब ऐसे केस में इंपॉर्टेंट ये है कि पहले हम इंडस वाटर ट्रीटी को समझें, फिर उसके प्रोविजंस को समझें, फिर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस को समझें और फिर इंडिया का ने क्या किया उसके लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। मेन मुद्दा यहाँ पे बेसिकली ये है कि पाकिस्तान पैरेलली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी जा रहा है, पैरेलली वर्ल्ड बैंक के पास भी जा रहा है, दोनों के पास जाके अपनी मांगें अलग अलग कर रहा है। और उसने कहा था पाकिस्तान ने कि परमानेंट एक्सपर्ट एक ऐसा रखिए न्यूट्रल हो जो कि, है ना। और ये पाकिस्तान कह रहा है कि 2015 से कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करिए जो कि रातले और किशनगंगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं उसको विचारे। फिर 2016 में पाकिस्तान ने अपनी रिक्वेस्ट बदल दी और ये आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये बोला कि आप इस मामले को देखिए। इंडिया ने ये बोला कि मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान की उस रिक्वेस्ट पे एक्ट कर दिया है और हमने खुद ने बोल दिया है कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होना चाहिए। अब इंडिया का ये कहना है कि सडनली आप यूनिलैटरली चेंज कर दे रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट का फॉर्मेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, यानी कि मामले का निस्तारण करने वाली जो बॉडी होगी, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी होगी, वो कभी आप कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो, आर्बिट्रेशन कोर्ट जो कि कहाँ लोकेटेड है, हेग नीदरलैंड्स में। कभी आप कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे और कभी आप कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट होना चाहिए। तो अपना स्टैंड चेंज कर दे रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली बोल दिया कि हम दोनों की रिक्वेस्ट मान रहे हैं, तो इंडिया ने कहा कि ये पैरेलल कंसिडरेशन हो जाएगा। भाई एक तरफ वर्ल्ड बैंक है जिसने इस ट्रीटी को नेगोशिएट कराया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और दूसरी तरफ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब पाकिस्तान एक पार्टी है और इंडिया दूसरी पार्टी है। पाकिस्तान का कहना है कि ये जो डैम है, कौन से डैम, किशन गंगा और रातले, ये दोनों नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये दोनों डैम कंस्ट्रक्ट नहीं होने चाहिए, नॉट टू बी कंस्ट्रक्टेड। और इंडिया का क्या कहना है कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं और इम्पॉर्टेंट है उस रीज़न के लिए क्योंकि ये बेसिकली कश्मीर में ही ओरिजिनेट होती है कि सर ये किशन गंगा रिवर कश्मीर में ही ओरिजिनेट होती है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ख़त्म हो जाती है। तो इंडिया का ये कहना है कि ये बेसिकली क्या है, इंडियन टेरिटरी, ये इंडियन टेरिटरी है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सो द मैटर इज अबाउट दीज 2 डैम्स, किशन गंगा एंड रातले। किशन गंगा क्योंकि इंडियन टेरिटरी में होती है तो इंडिया का कहना है कि हम तो यहाँ पे बनाएंगे डैम। अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर सेम इश्यूज के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, अथॉरिटी की में पंगा था। अब वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी चले गए, वर्ल्ड बैंक भी चले गए और वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया दोनों डिमांडों को।
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड करेगा। वही है पैरेलल कंसिडरेशंस एक ही मामले पे। कह रहे हैं इंडिया कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के किसी भी प्रोविजन में कवर्ड नहीं है, और अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कोई डिस्प्यूट है तो इंडिया ने कहा कि फिर अब इसको ट्रीटी को मॉडिफाई करा लेते हैं, और ना, सो दैट पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी रहे कि वो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस 90 दिन के अंदर अंदर खत्म करा सके। अदरवाइज इंडस वाटर ट्रीटी का मटेरियल ब्रीच है। तो इंडिया पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आना चाहता है और चाहता है कि उससे बात करें। अब ट्रीटी का बारे में बेसिकली बात करते हैं। 1947 में जब लाइन ऑफ पार्टीशन डिसाइड हुई थी कि यहाँ ये जोग्राफिकल बाउंड्रीज है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडस नदी को भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था। इंडस रिवर सिस्टम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था, और क्योंकि दोनों साइड्स इंडस रिवर बेसिन के से निकलने वाली नदियों पे डिपेंडेंट थे, तो इसीलिए उनका जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फंक्शनल रखा गया और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई। 1951 में दोनों कंट्रीज़ ने वर्ल्ड बैंक के पास लोन एप्लीकेशन दिया ताकि उनके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स उस रीजन में बन सकें, और उनकी ट्रिब्यूटरीज में भी, यानी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज में भी। वर्ल्ड बैंक ने कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट कराने की बात करी और 1960 में एक एग्रीमेंट कराया जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान ने साइन करवाया था 1960 में। तो ये हो गया हमारे लिए फैक्ट। और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक WAB एलिफ जो थे उन्होंने साइन किया था 1960 में। अब इंडस रिवर बेसिन में 6 नदियां हैं, ये भी एक आपके लिए फैक्ट है, स्टेटमेंट की तरह हो सकता है। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत एंड फ्लोइंग थ्रू हिमालयन रेंजेस टू एंटर पाकिस्तान एंडिंग इन द साउथ ऑफ कराची। ट्रीटी प्रिस्क्राइब करती है कि इन 6 नदियों में से पानी जो है भारत पाकिस्तान के बीच में किस तरीके से शेयर किया जाएगा। ये वेस्टर्न रिवर्स, ये आपके लिए फैक्ट है, वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब और झेलम को पाकिस्तान को दे देती हैं फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, सर्टेन नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक यूजेस बाय इंडिया। इंडिया के लिए कुछ नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक यूजेस बैन कर देती हैं। और ईस्टर्न रिवर्स जो हैं ये आपके अलग फैक्ट है, जिसमें रवि, ब्यास, सतलुज हैं वो इंडिया को एलोकेट किए गए फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेज। इसी ट्रीटी के अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया है ना, दोनों तरफ से। इसका फंक्शन क्या है? ये एक फोरम ऑफ एक्सचेंज है जहां पे तुरंत इंफॉर्मेशन रिवर्स की अपडेट की जाएगी, बताई जाएगी, और फर्स्ट स्टॉप फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि रिजोल्यूशन डिस्प्यूट हो तो सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन उस पर फैसला लेगा। एनेक्सर डी ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी अलाउ करता है इंडिया को कि रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना लीजिए आप, जहां पे पानी को, नदी को रोकना ना पड़े। यानी कि आप ईस्टर्न रिवर्स पे जैसे कि इंडस, झेलम, चेनाब, इन सब नदियों पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? जब भी आप डैम बनाते हैं नदी के नीचे, तो जो पानी है, जो नदी का नॉर्मल फ्लो है, ये डैम उतने पानी को इंक्रीज करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी जो आपने इकट्ठा कर लिया यहां से लेके यहां तक का, ये बेसिकली आगे आने वाले वाटर लेवल को या रिवर लेवल को अफेक्ट करेगा। और इससे ये वाला जो इसके दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस रीजन्स एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूजेज may get affected। तो किशनगंगा के इस साइड पे जहां डैम बन रहा है वहां इंडिया है, दूसरे साइड पे पाकिस्तान आ जा रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। समझ गए बात को आप? तो इंडिया ये वाले डैम्स नहीं बना सकता, लेकिन रन ऑफ द रिवर क्या होते हैं? नदी को थोड़ा पानी को रोकते हैं। अब किशनगंगा की बात करें तो किशनगंगा के बारे में लिखा है, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर originates in J&K, joins the river in Pakistan occupied Kashmir. The work for this particular hydel project started in 2007 में चालू हुआ, जहाँ पे 330 मेगावाट हाइड्रो पावर का
जो प्लांट है इन कश्मीर बांदीपोरा, उसका पानी यहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा। द वर्क फॉर द प्रोजेक्ट वॉज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय 2016, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही हुआ तो पाकिस्तान ने इसकी हाइट के ऊपर ऑब्जेक्शंस उठा दिए। और हाइट के ऊपर ऑब्जेक्शंस इसलिए उठाए क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो हाइट है डैम की, ये वाटर स्टोरेज करवाएगी और जो कि इंडिया के फेवर में आएगा। इसीलिए इंडिया ने हाइट लोअर कर दी, 97 मीटर्स की हाइट को 37 मीटर्स कर दिया। 2010 में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया हेग में, ये ऑब्जेक्शन लेते हुए किशन गंगा के ऊपर, और कहा कि किशन गंगा का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। कोर्ट ने इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया, 2013 में रूलिंग दे दी 3 साल के अंदर अंदर कि इंडिया डैम बना सकता है। कन्फ्लिक्ट लेकिन वहाँ ख़त्म नहीं हुआ और पाकिस्तान फिर 2016 में वर्ल्ड बैंक चला गया। फिर 2018 में फिर से उसने ऑब्जेक्शन टू द डिज़ाइन की रिक्वेस्ट डाली और उसने उस डैम का कंस्ट्रक्शन 2016 के बाद से ही बंद करवाने की पूरी तरीके से कोशिश की है, जब अटैक हुआ वहाँ पे डैम की साइट पे 2016 में शेल्स फायर किए गए। लेकिन इंडिया ने फाइनली 2018 में डैम इनॉग्रेट कर दिया। इंडिया का 850 मेगावाट का रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि चेनाब नदी में है, वहाँ पे इस्लामाबाद ने भी कंसर्न रेस किए हैं उसकी डिज़ाइन को लेके। ये कहा है कि इंडिया जो है प्रोजेक्ट के जो रिजर्वायर है जहाँ पे पानी रुकता है, वो ज़बरदस्ती एक आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज बनाना चाहता है जिससे पाकिस्तान में बाढ़ आ सके। अब इस बात का भी कोई तर्क है? इंडिया का जो नया कॉल है जहाँ पे वो ट्रीटी को मॉडिफाई करने की बात कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि पाकिस्तान इन ट्रांसिजेंस, मतलब पाकिस्तान उस ट्रीटी को फॉलो ही नहीं करना चाहता है, इसलिए अलग अलग समय पे बहाने दे रहा है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमारे पास एक अपडेट आया था और उसमें हमने बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी कब बनाई गई, इंडस वाटर ट्रीटी किसके द्वारा साइन की गई, इंडस वाटर ट्रीटी में मीडिएटर कौन है, इंडस वाटर ट्रीटी का पर्पस क्या है, और टू रिवर प्रोजेक्ट्स जो कि हमने इसमें पढ़े, और एक हमने झेलम का पढ़ा। तो झेलम नदी के किनारे कौन सा प्रोजेक्ट है, और दूसरा हमने पढ़ा चेनाब का, ये कौन से में है। तो ये हमारा मैच द कॉलम भी हो सकता है जो कि रिसेंट न्यूज़ में आया। इंडस वाटर ट्रीटी व्हेन 1960 हु, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान पाकिस्तान के, मीडिएटर वर्ल्ड बैंक। ये वाले फैक्ट्स हमने नोटिस किए। फर्दर अब हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं जहाँ पे ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली GS2 से रिलेटेड है, ठीक है, GS2 से रिलेटेड है। उसके बाद जो कमांडिंग पोस्ट फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी है, अब ये बेसिकली जीके के फैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कमांडिंग वुमेन ऑफिसर्स यानी वुमेन ऑफिसर्स की अब एक परमानेंट कमीशन बनाने की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है। तो ये आपके लिए सिंपली एक पॉइंट है, और ये क्या पॉइंट है, कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे भी रोल ऑफ इंडियन वुमेन की बात होती है, जहाँ कहीं भी रोल ऑफ इंडियन वुमेन की बात हो कि इंडियन वुमेन का रोल क्या है और इनका पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें एक देखिए वुमेन का, इंडियन वुमेन में पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हमें सामने आती हैं। एक अभी आया था, न्यू रिपोर्ट आई थी जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें या इंडियन पार्लियामेंट में बात करें, और ये दोनों को आप देखेंगे तो ये वुमेन के रोल को कैसे डिफाइन कर रहा है। दिस इज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है वो देखा गया है इन डिक्लाइन, है ना। और पार्टिसिपेशन यहाँ पे बात करें अगर डिफेंस सर्विसेज में, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि एक परमानेंट कमीशन बना दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ अ परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन, यानी वुमेन अब शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब नहीं करेंगी सिर्फ 14 साल की, उससे ज़्यादा की नौकरी भी इनकी हो सकती है, 20 साल की इनकी पूरी नौकरी हो सकती है। दे कैन बी एलिजिबल फॉर पेंशन ऑल्सो। तो ये
तो इंक्लूसिविटी है डिफेंस सर्विसेज में, इंक्लूसिविटी इन डिफेंस सर्विसेज। अब हमेशा से ऐसा था नहीं, तो आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी ने जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तभी तो हुआ ये, आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी डिफेंस सर्विसेज में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो यहाँ आपको निगेटिव एस्पेक्ट पता चला, यहाँ पे आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट पता चला। इसीलिए आपके आंसर्स जो होते हैं, जो भी आपके नोट्स होंगे, वो किस तरफ इंडिकेट करेंगे, हमेशा एक न्यूट्रलिटी को इंडिकेट करेंगे। आपकी चीज़ें न्यूट्रल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब आप रोल ऑफ इंडियन वुमेन और उनके इंगेजिंग पार्टिसिपेशन को पढ़ें, तो अब इसके साथ साथ हम फाइनली कंप्लीट कैसे कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी लिख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी लिख सकते हैं, जो कि वुमेन के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि आर्मी ने सिलेक्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स टू कमांड असाइनमेंट्स इन द रैंक ऑफ कर्नल अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग देम एट पार। हमारी महिला कर्नल भी हो सकती है हमारे आर्मी में, है ना। ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, जहाँ पे परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन एज अ कमांड पोस्टिंग्स टू वुमेन ऑफिसर्स इन ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट। कॉम्बैट को छोड़ के बाकी सारे जो भी वुमेन ऑफिसर्स की पोजीशंस रहती है वो सब उनको मिल जाएगी। और बाकी पोजीशंस क्या रहती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्मी एयर डिफेंस, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आर्म्स एंड सर्विसेज। Based on the selection by the board, the first set of such postings will be issued by the end of January 2023. आर्मी ने परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स दे दिया है, विच इज एट पार विथ मेल काउंटर पार्ट्स इन ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट, इन्फेंट्री हो, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड हो। तो ये वुमेन को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम करने की कोशिश हो रही है डिफेंस सर्विसेज में। तो ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने कवर करी। फर्दर अगर हम बात करें, ये डिमेंशिया के ऊपर आया है, हालांकि ये प्रॉब्लम ही है ना, ये गुड रीड है, ये आपके लिए गुड रीडिंग सोर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ से मेंटल हेल्थ के ऊपर अपन कोई फैक्ट नहीं निकाल सकते। ये आपके लिए गुड रीडिंग सोर्स है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने वाले जो हैं एक न्यूरोफिजिशियन है, तो उसके प्रॉब्लम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए हमारे लिए है यहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी, इंटरनल डिफेंस, जहाँ पे यूक्रेन वॉर से इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं। अब कोई आपसे पूछे, मान लीजिए कि देखिए हम सबको पता है कि जनरली कंटेक्स्ट में क्या बात होती है कि रशिया यूक्रेन के फेवर में कौन है, रशिया के फेवर में कौन है, यूक्रेन के फेवर में कौन है। लेकिन एक अवेयरनेस के हिसाब से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो उसी मुद्दे पे पूछा जाएगा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए क्या लेसन्स हैं। तो उसी क्वेश्चन के प्रारूप में आपके सामने ये जो न्यूज़ आई है, यहाँ पे आर्मी ने डिटेल एनालिसिस की है पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, रशिया यूक्रेन की, और दो तीन चीज़ें बताई हैं। जैसे कि एक टर्म आता है लॉइटरिंग म्यूनिशंस का, कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या होते हैं, जिसको इंडियन मिलिट्री ने थ्रेट बताया है। और ड्रोन्स, यूएवीज, तो ड्रोन रूल्स और इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नया पॉलिसी है, नया गैप है जो कि इंडिया फिल करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बारे में आपको बेस्ट एयर डिफेंसेस के बारे में भी बताया है, जो कि हाई रेट गन सिस्टम्स हैं, जहाँ पे आपको जी बैड और सीड और डीड के बारे में पता चलेगा। अब इसको सीआर्ड और डीआर्ड जो भी प्रोनाउंस करते हो। और आपको मैनपैड्स के बारे में पता चलेगा, ये मैनपैड्स क्या हैं, और SEA रडार्स का इंपॉर्टेंस बताया है। तो हमारी आर्मी ने ये कहा है कि जो मिसाइल है और ड्रोन्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs, ये ड्रोन्स को हम कहते हैं, ये फ्यूचर थ्रेट है हमारे लिए। और इसको कम करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बनाना पड़ेगा और उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंडिया के लिए बिगेस्ट टेक ओवर ये है
कि जो एयर बैटल हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से रशियन है। तो रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम अगर फेल हो रहा है तो वही इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर सकता है। आर्मी को अब ऐसा लग रहा है कि उनका जो एयर डिफेंस है और आर्मर्ड फ्लीट्स है जो कि रशियन ओरिजिन का है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। जनरल मनोज पांडे ने पहले कहा था कि एक डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चला कि वेपन सिस्टम्स, टैक्टिक्स एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और लेसन्स जो हैं उनको इंडियन कंटेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। यानी कि स्वीकृति कहीं ना कहीं ऑलरेडी थी, यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं, एक्सेप्टेंस था इस चीज़ का कि हमें कुछ हमारे लिए भी लर्निंग जोन्स हैं यहाँ पे। अब ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं GBAD, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवेबिलिटी के लिए। जब भी एयर अटैक हो तो आपका ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस इस तरीके का हो कि उस एयर अटैक को न्यूट्रलाइज कर सके। और जो एयरक्राफ्ट होता है, हेलीकॉप्टर होता है, जहाँ से अटैक हो रहा होता है, वो किस मोड में होते हैं? सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस, सीड, और या इसमें लिखा है डेड ऑपरेशंस में होते हैं। सामने वाला आपको उस उद्देश्य से अटैक कर रहा होता है और आप ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस में सर्वाइवेबिलिटी की बात कर रहे होते हो। तो यूक्रेन सर्वाइव कर गया रशिया के हर अटैक को। स्टार्टिंग में यूक्रेन रशिया के हर अटैक को सर्वाइव कर गया। और यहाँ पे लिखा है डी कन्फ्लिक्शन ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल्स विथ इंटरसेप्टर्स इन एक्सक्लूसिव एंगेजमेंट जोन्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ एयर डिफेंस फंक्शन इज अ मस्ट। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यानी कि जो डी कॉन्फ्लिक्शन ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस, और डिसेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ एयर डिफेंस का मतलब, अब अगर आप इंडिया के बॉर्डर लाइन को आप चेक करो पाकिस्तान के साथ जो है और चाइना के साथ जो है, तो आपको मिलेगा कि पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर लाइन बहुत लंबी है, बहुत सारे स्टेट्स और बहुत तरह का टेरेन है, हिमालय से लेके रेगिस्तान तक सब कुछ है। तो ऐसे में आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए वो सब तरफ मौजूद होना चाहिए, सब तरफ से उस पर अटैक किया जा सके, डिसीजन एक जगह से ना लिया जाए। तो यहाँ पे GBAD के बारे में ये लेसन्स हैं इंडिया के लिए, जो कि इंडिया को लगता है कि रशियन ऑफेंसिव से हम सीख सकते हैं। उसके आगे रशियन एयरफोर्स ने जब यूक्रेन के एयर स्पेस पर अटैक किया था शुरुआती दौर में जंग के दौरान, तो पहले 3 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में ही रशिया ने हर दिन 140 फ्लाइट्स टेक ऑफ्स लिए, सॉर्टीज़ की, जिसमें से 10% एयरक्राफ्ट रशिया का जो है वो यूक्रेन के एयर डिफेंसेस ने ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो प्ले किया गया है वो यूक्रेन के मैन पैड्स ने प्ले किया है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स। जो मैन पैड्स हैं और यूक्रेन के जो GBADs हैं, इन सब ने मिला के 50% रशियन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, समझे? तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है इंडिया के लिए, यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब इंडिया के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं। इंडिया का जो आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम है वो मेजर ट्रांजिशन से गुजर रहा है, जहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की बात हो रही है, लेयर्ड एयर डिफेंस नेट फॉर वेरियस रेंजेस एंड आल्टीट्यूड्स विच हैज़ ओनली गेन्ड अर्जेंसी पोस्ट द यूक्रेन वॉर। ठीक है, लेयर्ड एयर डिफेंस की बात हो रही है। अब लेयर्ड एयर डिफेंस में हम क्या करेंगे? लेयर्ड एयर डिफेंस में ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन एफर्ट हमने लेना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे 200 करोड़ का नेटवर्किंग एंड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ICCCS ये बना रहे हैं 200 करोड़ का, जहाँ पे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑटोमेशन मतलब चीज़ें हो सकता है अपने हिसाब से अपने आप ये क्या कर सके, डिफेंड कर सके, है ना। और यहाँ पे आपको मैंने बोला था लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात करते हैं। तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या होते हैं? कभी कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक रोबोट है जो उड़ते हुए आता है, आपकी तरफ टारगेट करता है, उसमें आपको रोबोट के साइड से स्क्रीन दिखाते हैं जिसमें लिखता है, वो ग्रीन कलर का उसका ग्लास रेड हो जाता है और फिर वो आप पे अटैक करने लगता है। तो इस तरह का जो पर्टिकुलर वॉरफेयर का जो सिस्टम है उसको लॉइटरिंग म्यूनिशन की कैटेगरी में कहते हैं, जो कि एक इमर्जेंट थ्रेट है। कैसे? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये आपको क्रूज करता है, आप
स्पॉट करता है और फिर अटैक करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ सामने आई है कि लॉइटरिंग munitions जो हैं मेजर थ्रेट हैं दैट इज इमर्ज्ड इन दिस वॉर। एसिमेट्रिक चैलेंजेस होते हैं उसकी वजह से बोथ आर्मर एज वेल एज एयर डिफेंसेस में। एनालिस्ट शो करते हैं कि हाई रेट गन सिस्टम्स, बेटर ऑप्टिक साइट्स, फ्रैगमेंटेड एम्यूनिशन एंड ASEA रेडार्स जो हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। अब इंडिया के 200 करोड़ के एयरफोर्स के ICCS सिस्टम में क्या क्या होने वाला है, तो कह रहे हैं कि सारे टेस्ट हो चुके हैं, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सब तरफ से, और अब बस फाइनेंशियल अथॉरिटी का मार्च 31 को अप्रूवल अवेटेड है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें तो कि जो जनवरी 10 को मिली थी और उसने डिसीजन लिया कि अब हम वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स VSQ RAD ये लेने वाले हैं DRDO से, जिसको DRDO ने बनाया है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन DRDO। ठीक। आर्मी ने कहा कि अगर शॉर्ट रेंज लेवल की बात करें तो हमारे पास आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि DRDO ने बनाई थी, जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। अब हम मीडियम बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को भी बेसिकली DRDO के साथ बना रहे हैं, जो कि इजराइल भी हमें मदद कर रहा है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने में, और वो प्रोडक्शन एंटर कर चुकी हैं। जनरल पांडे ने यह भी बताया था कि हमारा जो वेपन सिस्टम है वो लंबे समय तक काम करे, इक्विपमेंट रेडी रहे इन टर्म्स ऑफ स्पेयर्स एंड एम्यूनिशंस। ये हमारा एक आर्मी का इशू था जो कि अब एड्रेस किया जा चुका है। तो इस रशिया यूक्रेन के वॉर में हमने मॉडर्न मिलिटराइजेशन एंड डिफेंस सिस्टम्स की बात करी, और कल के न्यूज़पेपर में भी हमने देखा था अब्राम टैंक्स, लेपर्ड 2 और चैलेंजर, इन सभी टैंक्स की बात करी थी। ये क्या होते हैं? MBAs, मेन बैलिस्टिक टैंक्स, MBTs। और यहीं पे बात होती है रशिया के T-90 की भी। तो अब्राम टैंक्स USA के हैं, लेपर्ड 2 जर्मनी के हैं, चैलेंजर UK का है, और T-90 कहाँ का है? रशिया का। और जो उनके पास है यूक्रेन के पास वो T-72 टैंक्स हैं। और यहाँ पे जब हमने बात करी इस पर्टिकुलर न्यूज़ में तो हमने यूक्रेन के मैन पैड्स की बात करी। ये मैन पैड्स हैं क्या? तो ये आपको दिखाई देगा, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है एक तरीके का मैन पैड्स। साथ में हमने दो तरीके की बात करी जहाँ पे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की बात है, और सामने वाला जो है वो बेसिकली सप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस करने की कोशिश करता है, सीड और डीड की बात करी। ठीक। साथ में हमने स्मॉल सरफेस टू एयर मिसाइल्स में बात करी जिसमें आकाश के बारे में पढ़ा, और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि इजराइल के साथ मिलके हम बना रहे हैं उसके बारे में बात करी। आकाश जो कि स्मॉल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, SRSAM है, जिसकी रेंज 25 से 50 किलोमीटर होती है यूजुअली, पर इसमें 25 से 30 किलोमीटर लिखा गया है। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी की बात हुई है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके बारे में आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है क्या। क्लियर है आपको? तो ये वाली न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट थी, और डेफिनेटली ये GS2 मेंस में इंपॉर्टेंट है, पर ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसका इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। दूसरी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई है वो आई है सब कैटेगराइजेशन कमेटी के बारे में। यहाँ पे बात कर रहा है OBC की सब कैटेगराइजेशन कमेटी। OBC की सब कैटेगराइजेशन कमेटी में जो नाम है वो कमेटी का नाम याद रखिएगा, रोहिणी कमीशन, जस्टिस G रोहिणी कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये आपका प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस G रोहिणी कमीशन है सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC के लिए। और इसी में इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्होंने 14th एक्सटेंशन मांगा है राष्ट्रपति से, अपना प्रेसिडेंट से, जो कि पब दे दिया गया है इनको, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ऑफिशियल गैजेट में आया। ये कमीशन कब फॉर्म किया गया था? 2017 में फॉर्म किया गया था। इसको इनिशियली ये एक फैक्ट नंबर 2 हो गया आपके लिए। ठीक, इसको 12 हफ्ते का समय दिया गया था, जहाँ पे इनको 3000 जातियों को कैटेगराइज करना था, सब कैटेगराइज करना था विद इन द OBC अम्ब्रेला एंड रिकमेंड डिवीजन ऑफ द 27% OBC कोटा अमंग देम इक्विटेबली। 27% OBC को रिजर्वेशन दिया गया है, और उसके अंदर 3000 से ज़्यादा जातियाँ हैं। तो अब उनको सब कैटेगराइज करना है डिफरेंट उसमें, है ना, क्रीमी लेयर वाली जो चीज़ है। तो यहाँ पे
गवर्नमेंट के सामने इस रोहिणी कमीशन ने टाइम मांगा है। बेसिकली रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली गई है, लेकिन डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है? तो इसका सिंपल रीज़न यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कमीशन ने कहा कि ओबीसी के अंडर भी एक डोमिनेंट कास्ट ग्रुप है जो कि बाकी जातियों के ऊपर डोमिनेशन कर रहा है। तो ओबीसी की कम्युनिटी की जो भी पूरी लिस्ट है वो सेंट्रल लिस्ट है गवर्नमेंट के पास। उसमें कहा गया कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटीज वर क्राउडिंग आउट लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज फ्रॉम द 27% कोटा। यानी बाकी जातियों को उन 27% कोटे का एक तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ओबीसी का पार्ट है, वो ओबीसी में है, तब भी नहीं मिल पा रहा है। तो अब उनको फ्रेश 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है और दिसंबर 2022 में इस कमीशन ने कहा था कि हमारी रिपोर्ट फाइनल स्टेजेस में है और बस गवर्नमेंट को जनवरी 2023 के एंड में देना है, और अभी उन्होंने एक्सटेंशन मांग लिया है। ठीक है, अब एनेक्स ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार है, हम बस एनेक्सर्स ऐड कर रहे हैं जो कि कंपाइलेशन में फाइनली इंपॉर्टेंट है, और जनवरी 25 को द कमीशन शैल प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट बाय 31 जुलाई 2023, ये डेट इनको दे दी गई है। 31 जुलाई 2023 तक ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन के लिए जो रिपोर्ट बनाई जा रही है जस्टिस जी रोहिणी कमीशन द्वारा, वो दे दी जाएगी। तो ये आपके सोसाइटी वाले पार्ट से रिलेटेड है। अब ये GS1 में भी आ सकता है, कास्ट का रिजर्वेशन है तो GS2 में भी आ सकता है, लेकिन दादा ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स। ठीक, अब यहाँ पे अडानी ग्रुप वापस से न्यूज़ में आया है और अडानी ग्रुप की कंपनीज के ऊपर फ्रॉड का आरोप लगाया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने। उस रिपोर्ट के ऊपर भी न्यूज़ आई है, लेकिन इस अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने वाले LIC भी हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, और ये पब्लिक मनी है बेसिकली, और पब्लिक मनी यानी कि ट्रस्ट खतरे में है, ये न्यूज़ आ रही है। तो ये वाली न्यूज़ को हम उसको अभी इतनी हवा नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक और न्यूज़ इसी के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट थी, वो हमें डिस्कस करनी है। एक मिनट, एक एडिटोरियल आया था जहाँ पे इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बोला जा रहा है कि आपको अभी कॉन्फिडेंस पब्लिक और इन्वेस्टर सबको देना पड़ेगा। ये एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है और वो वाली न्यूज़ के साथ इम्पॉर्टेंट है, और इसमें ये कहा गया है कि जो स्टॉक अभी क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटीज़ जो भी हैं अडानी की, वो बिकने लग गई स्टॉक पे, तो उसके स्टॉक वैल्यू कम होती चली गई अचानक से। और यहाँ पे जो पूरा ग्रुप है मार्केट का वो ट्रबल में आ चुका है, क्योंकि एक स्टॉक मैनिपुलेशन और क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये वाले क्वेश्चंस रेज करते हुए अकाउंटिंग प्रैक्टिस पर सवाल उठाते हुए एक रिपोर्ट आई है, और जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC ने भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा रखे हैं। इससे इन्वेस्टर का जो मन में भय है, डर है, कंसर्न है, वो बढ़ रहा है, और कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल कर के लिए इस खतरनाक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो डगमगा जाए। और मीडिया रिपोर्ट ने साइट किया है कि सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, SEBI ने बोला कि वो इस एलिगेशन पे, इन सब चीज़ों पे स्क्रूटिनी करेगी, कॉन्ग्लोमरेट्स के अडानी के ट्रांजैक्शंस को देखेगी, लेकिन अभी तक भी कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया मार्केट रेगुलेटर के माध्यम से कि क्या किया उन्होंने। और अडानी ने तो अपना पलड़ा झाड़ दिया है और कह दिया है कि शॉर्ट सेलर के जो एलिगेशंस लगाए हैं हम पे, ये बेसलेस हैं, ये डिसक्रेडिटेड हैं, और एक बुरे इंटेंशन से, मैलिफाइड इंटेंशन से कंपनी की रेपुटेशन को हर्ट करने के लिए किए गए हैं, और अब लीगल एक्शन अडानी उनके अगेंस्ट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई है ये फाइनेंशियल सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को ये कर रही है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई है कि LIC के मनी और SBI के पैसे से कोई आदमी, आम आदमी कैसे पे फ़र्क पड़ सकता है, वो वाला पार्ट देखते हैं। कहते हैं कि ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस या मेजर बेंचमार्क नहीं हो सकते हमारे पूरे स्टॉक इंडाइसेस के लिए, लेकिन प्राइवेट इक्विटी की कुछ रिसर्च ने कहा, कुछ ऐसी प्राइवेट रिसर्च ने कहा है जिसमें बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर के बारे में बात किया है,
और ये कहा गया है कि मेजर स्टेट ओन्ड बैंक्स और एलआईसी जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम, कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के क्योंकि मेजर रिफ्लेक्टर होते हैं, तो अगर उनके इन्वेस्टमेंट में कहीं क्वेश्चन आएगा तो वो इनडायरेक्टली एसबीआई और एलआईसी में भी के ऊपर जो लोगों का विश्वास है उसको अफेक्ट करेगा। कहते हैं कि गिवन द एक्सटेंट ऑफ public trust reposed in these companies in the form of savers deposits and life insurance policies as well as taxpayer resources that have been invested to keep these PSU lenders adequate capitalized, financial system regulators would be serving the larger public interest by preemptively communicating the message of reassurance। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट है, लोगों का पैसा है, लेकिन यहाँ पे अब सेबी ही है जो कि इन्फॉर्मेशन दे सकता है आम जनता को, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाए ना। तो सेबी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके GS3 के लिए, इकोनॉमिक्स। और सेबी का रोल, सेबी का फंक्शन, सेबी का रोल, ये इंपॉर्टेंट होता है। अबाउट सेबी आपको प्रीलिम्स में आएगा, ठीक है। ये वाला एडिटोरियल था, ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ आपके सामने आई थी इस एडिटोरियल में भी, जहाँ पे कह रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बहुत कम है रूरल एरियाज़ में। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स क्या होते हैं, किसको हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं? सर्जन्स, ऑब्स्टेट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, पेडिट्रिशियंस वर कंसीडर्ड स्पेशलिस्ट फॉर दिस एनालिसिस। यानी कि ये कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। और बेसिकली कहा जाता है कि हमारे सेंट्रल हेल्थ सेंटर में, गांव में होता है एक सरकारी अस्पताल जिसको कहते हैं। इंडिया पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात करें, जो स्कीम है, जो नॉर्म है, वो CHC में कहती है कि 4 मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे, सर्जन, फिजिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन। बच्चों के डॉक्टर, जच्चा बच्चा, और बाकी एक सर्जन होगा, एक फिजिशियन होगा। मार्च 31, 2022 के डेटा के हिसाब से माने तो 21,920 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी रूरल एरियाज़ में, और प्रेजेंट कितने थे? 4,485 मात्र। यानी कि 17,435 लोग नहीं थे, पदस्थ नहीं थे, और ये 79.5% का शॉर्टफॉल है। आप प्रॉब्लम समझे? यानी कि ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स के बारे में भी बताया है कि सबसे ज़्यादा बात करें तो केरला में ज़रूरत से ज़्यादा थे, 171% थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, फॉलोड बाय तमिलनाडु, जो कि मेजर स्टेट्स में आते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव देखा गया कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स रिक्वायर्ड से ज़्यादा हैं या जितने चाहिए उतने हैं। और 27 राज्यों को एनालाइज किया गया, जिसमें से 10 के पास सरप्लस था या पर्याप्त संख्या थी, लेकिन कुछ लोग एक स्टेट्स के पास शॉर्टफॉल्स थे। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा कमी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, और फिर उत्तर प्रदेश में 44%। तो ये वर्स्ट परफॉर्मर हैं टॉप स्टेट्स में। ये इंपॉर्टेंट है कि ये सदर्न स्टेट्स क्यों अच्छा कर रहे हैं। सदर्न स्टेट्स आर फेयरिंग मोर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। तो ये इंडिया के लिए एक इंटरनल, आपके लिए एक एनालिसिस का पॉइंट हो गया कि ऐसा क्या कारण है। तो आप इसमें डेफिनेटली देखेंगे कि हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या हैं। हेल्थ प्रैक्टिसेस केरला की आप, और उसके बाद तमिलनाडु की देख सकते हैं। लेकिन इसमें आप हिमाचल प्रदेश को देखिए, तो हिमाचल प्रदेश भी अच्छा कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसको आप पॉजिटिव्स की तरह दर्शा सकते हैं, और निगेटिव प्रैक्टिसेस जो हैं, पॉपुलेशन डेमोग्राफी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया हेल्थ सेक्टर से। फर्दर बात करते हैं और न्यूज़ की जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे NIA ने हुर्रियात का हेडक्वार्टर श्रीनगर में सील कर दिया है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो पावर्स और फंक्शंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की पावर्स एंड फंक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और एक बढ़िया न्यूज़ ये आई थी कि गुजरात के एक कोचिंग सेक्टर का हाथ था पेपर लीक में, और बेसिकली वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है। गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 16 लोगों को अरेस्ट कर दिया। गुजरात पंचायत सर्विस बोर्ड सिलेक्शन GPSSB का पेपर था, और कोचिंग थी प्रदीप नायक, बेसिकली जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में जो काम करता था, उस कंपनी में जहाँ पे पेपर प्रिंट होते थे गवर्नमेंट के, वहाँ से लीक हुआ। तो ये फन न्यूज़ है, मतलब ये पढ़ने वाली नहीं है, इसमें फैक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। देखिए, जब हम लोग कहते हैं ना प्रेशर
प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल होता है ना, प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स की तरह ट्रेड यूनियंस भी काम करते हैं। अब ट्रेड यूनियंस के जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं 10, उन्होंने कहा है कि हम धरना दे देंगे, स्ट्राइक एक्शन कर देंगे, लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स अलाइंड विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट। अब धरना देंगे तो उसमें इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने कहा अब हमारे जो वर्कर्स हैं उनका सोशल स्टेटस देखिए, उनका इकोनॉमिक स्टेटस देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी है, प्रॉब्लम है गिग वर्कर्स के साथ और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ, उनको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है। दूसरा, आईटी सेक्टर में इतने भारी संख्या में लोगों को निकाला जा रहा है, रेंट्रेंचमेंट हो रहा है, उसके बारे में कौन डिस्कस करेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियंस आज एक अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ का कंसर्न रेस कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। अमरजीत कौर ने कहा कि वो एंटी वर्कर लेबर कोड्स, जो लेबर कोड्स आए हैं वो एंटी वर्कर हैं, प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इन सब के अगेंस्ट अपने बात रखेंगे। और प्रॉपर वेजेस, सेफ्टी एट वर्क, सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन टू ऑल वर्कर्स, ये सब उनकी कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स में से शामिल है। और ये इसके बाद ये वाली जो न्यूज़ आई है, इंडिया ने एग्रीगेट ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो वो पॉजिटिव है इंडिया के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे ऑथर भी है, मतलब ये व्यक्ति भी लास्ट में कहे, जो व्यक्ति हैं ये बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं भारत के, कौशिक बसु इनका नाम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ एडवाइज़र रह चुके हैं। और इन्होंने कहा कि भारत की जो सबसे बढ़िया ग्रोथ हुई थी वो 2003 से लेकर 2011 के बीच में हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मनमोहन सिंह, ये दोनों प्रधानमंत्री का जो दौर था, इस समय भारत की सबसे अच्छी ग्रोथ हुई थी। और इन्होंने कहा कि जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, है ना, इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशंस जो हैं और ट्रस्ट जो है, इंडिया के इन्वेस्टमेंट रेट का वो बढ़ाना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो अभी 32% पे है, पहले वो 2011-12 में 39% हुआ करता था। तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको वही चीज़ दर्शाई जो कि बात हो रही है उस एडिटोरियल में भी, कि LIC और SBI का पैसा ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि आम जनता भरोसा करती है इन कंपनियों पे, और इनका पैसा अडानी पे लग रहा है और उसमें टैक्स मैनिपुलेशन की बात है। तो दोनों चीज़ें देखिए ना, ये दोनों न्यूज़ आप इंटर रिलेट कर पाएँ उस अडानी की न्यूज़ के साथ जो आई थी, तो तीनों चीज़ें कहीं एक ही तरफ दर्शा रही हैं। अब भारत की ग्रोथ के ऊपर ये क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस का जो इरोजन हो रहा है अभी, वो थोड़ा खतरनाक है। अब जब ये इंडिया के इंस्टीट्यूशंस का इरोजन हो रहा है तो वो ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की भी बात कर रहे हैं आपसे कहीं ना कहीं, है ना। और बेसिकली कह रहे हैं कि अगर एग्रीगेट ग्रोथ की बात करें पिछले साल, तो इंडिया ने बढ़िया काम किया है, पिछले साल के मुकाबले हमारा ग्रोथ बढ़िया है। ये है कि 8.7% 2021-2022 का बढ़िया है कह रहे हैं, ठीक है। अभी ग्लोबल सिचुएशन को ध्यान में रखें तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और इसके आपको 2 रीजंस बता रहे हैं, 2 कारण क्या है। पहला कारण कह रहे हैं, एक तो RBI का रोल, RBI ने बहुत अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी अपनी बढ़िया करी, जहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को अच्छे से ऊपर किया ताकि इन्फ्लेशन जो है वो उसका प्रभाव कम पड़ सके, और बेहतरीन तरीके से उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेचा ताकि जो हमने डॉलर्स खरीदे हैं वो हमारे एक्सचेंज रेट को एक रीजनेबल रेंज में ला सकें। तो ये 2 फंक्शन RBI के। दूसरा, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत बढ़िया से रेगुलेट किया है, जहाँ पे अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ा है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आज जब चाइना और US वेस्ट के बीच में जो ट्रस्ट है वो बड़ा हो रहा है, वाइड हो रहा है, यानी ट्रस्ट जो है वो बढ़ नहीं रहा, वो ट्रस्ट गैप बढ़ रहा है। ऐसे में ग्लोबल प्लेयर्स जो है वो आज इंडिया की तरफ देख रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में। तो फॉरेन पॉलिसी पे और RBI के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से एग्रीगेट ग्रोथ हमारा बढ़िया हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ग्रोथ तो अच्छी हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें, अगर एवरेज एनुअल ग्रोथ की बात करें तो वो हमारी कम हो रही है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ के नाम पे सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। ग्रोथ एक टूल की तरह होता है, ग्रोथ एक गोल नहीं होता। कहते हैं
ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ग्रोथ के बारे में कहा इन्होंने कि ग्रोथ इज़ अ टूल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन कहते हैं कि ग्रोथ को जब टारगेट्स दे देते हैं, जब टारगेट्स आर गिवन, तो ये ग्रोथ को बेसिकली गोल की तरह दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि रिच गेटिंग रिचर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ बड़े लोगों के जो चीज़ें हैं वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट करती है, और पुअर और मिडिल क्लास जो है, पुअर और मिडिल क्लास जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये चीज़ें इन्होंने रेस करी हैं यहाँ पे। अब डेटा बहुत सारा दिया है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से पिक आउट करना है। अब इसके बाद मेघालय में चुनाव होने वाले हैं और त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं। दो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। ये है राहुल गांधी जी ने मतलब भारत का जो पाकिस्तान की तरफ जो झुकाव अभी दिख रहा है, चाहे कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरीके से सच भी बता रही है, गुमराह करने की भी कोशिश कर रही है, कह रही है यार चाइना की तरफ तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, पाकिस्तान की तरफ क्यों लगा रहे हो। अभी वहीं इंडस वाटर ट्रीटी की बात सुन रहे हैं और यहाँ पे हम राहुल गांधी जी को चाइना से खतरा है ऐसी बात सुन रहे हैं। तो अचानक से कांग्रेस को चाइना से कैसे खतरा होने लग गया। एनीवे, बात सही कह रहे हैं, अलग गलत नहीं कह रहे। चाइना और पाकिस्तान कोई भी हो 1 इंच भी नहीं देंगे। बीटिंग रिट्रीट की जो टेरेटरी है वो ख़त्म हो गई रिपब्लिक डे सेरेमनी में। अब बीटिंग रिट्रीट के ऊपर यहाँ पे भी कुछ फैक्ट नहीं आए, लेकिन एक चीज़ थी कि बरसात हो गई और प्लान कर रहे थे बेसिकली एक ड्रोन शो, जहाँ पे 3500 से ज़्यादा भारत में बने ड्रोन्स जो हैं वो 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन है ये क्या होता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो भैया नोट्स अपने तैयार रखिएगा इन सब चीज़ों पे। 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन को गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। उसके बाद बढ़िया बढ़िया ट्यून्स के बारे में यहाँ पे बताया जो अलग अलग समय पे है, जैसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये वाली जो ट्रोन है वो भी बजाएगी बीटिंग रिट्रीट में। और प्रेजेंट कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल अनिल पांडे। और ट्राई सर्विसेज के चीफ को वेलकम किया, और उन्होंने वेलकम किया द्रौपदी मुर्मू जी का। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये वाला पेज भी कवर्ड है। अब जम्मू रीजन, राइट टू इन्फॉर्मेशन और प्रधानमंत्री की मन की बात, ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अंडर सी केबल के लिए भी प्रॉब्लम क्वेश्चन रेज किया है। ये वाली न्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम देख लेते हैं एक एक करके एक न्यूज़ इसको। ऑफिशियल ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके का अटेम्प्ट हो रहा है जम्मू रीजन में ट्रबल लाने के लिए। अभी ट्विन टेरर अटैक्स हुए ना राजौरी के डांगरी गांव में, जनवरी 1 और जनवरी 2 को। इससे पता चल गया कि लगातार घुसपैठिया कोशिश कर रहे हैं मिलिटेंसी जम्मू में रिवाइव हो सके, जब से आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया है। 3 साल में 240 से ज़्यादा वेपन सीज किए गए हैं और मल्टीपल आईईडी ब्लास्ट अलग अलग जगह पे रोके गए हैं। उसके बारे में टेरर सिचुएशन क्या है जम्मू के रीजन की, वो हम बात करें तो जम्मू में के उपास जम्मू में 2 शहर हैं, एक पूंछ है और एक आपका रजौरी। पूंछ और रजौरी में यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अभी डांगरी विलेज में बेसिकली क्या किया गया, सिविलियंस को दिए गए थे ना, सिविलियंस को विलेज डिफेंस गार्ड बना दिया गया था। सिविलियंस को विलेज डिफेंस गार्ड्स बना दिया गया, जहाँ पे इनको बंदूकें दी गई हैं। और वहीं पे ही 240 वेपन्स, 570 ग्रेनेड जो हैं वो बरामद हुए। 70 आईईडी डिटेक्ट किए गए, जिसमें से 6 ही फटे। तो बेसिकली हमारी मिलिट्री की 92% सक्सेस है अटैक्स को थ्वार्ट करने में, लेकिन जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, जो नए तरीके के मेथड टेररिस्ट ऑप्ट आउट कर रहे हैं, वो खतरा बनते जा रहे हैं, है ना। और जम्मू में कहीं ना कहीं ये आतंकवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका बुरा प्रभाव हम पे क्या पड़ेगा, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आम जनता पे। देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है कि ये टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है सिविलियंस की। तो एक तो बुरा प्रभाव ये है, देखिए एक सेंस ऑफ फियर है वो बढ़ेगा इन सिविलियंस, पढ़ने वालों में भी, फेस करने वालों में भी। इसकी वजह से वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका माइग्रेशन हो सकता है,
वर्कर्स अभी उन गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ई श्रम एंड ये सब लॉन्च कर रही है, उनका माइग्रेशन हो सकता है। और एक इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ सकता है टूरिज्म पे, क्योंकि बहुत सारा टूरिज्म वहाँ पे कल्चरल है एंड रिलीजियस टूरिज्म है जम्मू में बेसिकली। तो इसका इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसीलिए जम्मू रीजन की जो सिक्योरिटी है उसको हमें वैसे ही देखना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आरटीआई की बात करें तो आरटीआई पोर्टल ने कुछ ऐसी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन आरटीआई पोर्टल ने कहा कि देखो भाई, हमारे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा यूज़र बेस बढ़ रहा है और उससे सर्वर पे प्रेशर आ रहा है, तो हम अब नया आरटीआई अकाउंट नहीं बनाने देंगे। आरटीआई अकाउंट अगर आप बना लेते थे तो आपको बहुत सारी एंट्री दोबारा नहीं करनी पड़ती थी, जैसे कि आपका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब आपको जितनी बार आरटीआई एप्लीकेशन डालो उतनी बार नहीं डालना पड़ता था। लेकिन अभी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो कि उस पोर्टल को मैनेज करता है, उसने वो ऑप्शन रिमूव कर दिया अकाउंट्स बनाने का। कह रहे हैं कि हैवी लोड आ रहा है हमारे पोर्टल पे। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी ने कहा अपनी आरटीआई रिस्पॉन्स में कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने वो चीज़ बंद करी है, और जो इनएक्टिव जितने भी अकाउंट्स हैं उनको 6 महीने में डिलीट कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात हुई है। ठीक है, और इसके बाद इसमें बेसिकली अब न्यूज़ क्या है, देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्या ऐसा करने से क्या ऐसा करने से डज दिस मूव an attempt does this move या इज दिस मूव, या आप मुझे आंसर करिएगा कमेंट में, इज दिस मूव an attempt, है ना, an attempt to reduce आरटीआई एप्लीकेशंस। आपको क्या लगता है, जब अकाउंट रिमूव कर दे रहे हैं आपका और आपको अकाउंट बनाने नहीं दे रहे और हर बार आरटीआई डालने के लिए आपको खूब सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, तो क्या ये जो सरकार ने, आरटीआई ने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो भी हम कह सकते हैं, उसने ये फैसला लिया, ये आरटीआई एप्लीकेशंस को रिड्यूस करेगा? इसके बारे में आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आप इस पॉइंट तक मुझे फॉलो कर रहे हैं, इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें ही कही हैं। पद्म अवार्ड्स को, जो पद्म अवार्डीज़ हैं, ट्राइबल लाइफ के बारे में बात कहा कि पद्म अवार्डीज़ में मैक्सिमम लोग ट्राइबल हैं। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी, जहाँ पे तमिलनाडु के एक उल्टी मेरूर गांव के बारे में बोला, जहाँ पे 1100 से 1200 साल पुराना एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जो कि एक छोटे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह दिख रहा है ना, तमिलनाडु के एक उत्तर मेरूर में। तो उन्होंने मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस की बात यहाँ पे कही, और उन्होंने कहा कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो आप अनुभव मंडपम के बारे में ज़रा पढ़िए। अनुभव मंडपम, जो कि लॉर्ड बसास्वेरे का 12th सेंचुरी में कर्नाटका में एक मंदिर है, जहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशंस फ्रीली होते थे और उनको एंकरेज किया जाता था। और ये मैग्ना कार्टा के भी पहले की बात है, ये कह रहे हैं। और ककातिया डायनेस्टी के, जो वरांगल के ककातिया डायनेस्टी के किंग्स हैं, उनके रिपब्लिकन ट्रेडिशंस के बारे में यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और कह रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट्स को आप देखिए तो कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी वेस्टर्न इंडिया में किस तरीके से बढ़ा। उन्होंने कहते हैं कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रिपेयर्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसको पब्लिश कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि मिलेट्स और योगा, जो कि एक रिवॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और अल्टीमेटली लोग फिटनेस और योगा जो है वो बेसिकली लोगों को फिट करेगा, और लार्ज स्केल पे इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। और मिलेट्स को अडॉप्ट करना चाहिए लार्ज स्केल में। आज लोग अपनी बेसिक डाइट्स में मिलेट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। मिस्टर मोदी ने कहा कि अगर हम रिसाइकल करें ढंग से तो ई वेस्ट जो है वो एक ग्रेट फोर्स बन सकता है, सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज। तो सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर भी उन्होंने बात करी, और उन्होंने कहा 17 तरह के स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ई वेस्ट, ये भी उन्होंने बताया, जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल जैसे मेटल्स हैं। और कहते हैं कि कचड़े को कंचन वाला, जो इन्होंने मुहिम दिया है, कचड़े को कंचन
मतलब कि कचड़े से कंचन बना दीजिए आप, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप्स जो हैं वो इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। और फिर उन्होंने वेटलैंड साइट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया, जो कि रामसार कन्वेंशन में प्रोटेक्टेड हैं। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो अब ऑब्जर्व किया जाएगा 2 फरवरी को। और उन्होंने कहा वेटलैंड्स जो हैं वो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं, तभी उनको एक रामसार साइट डिक्लेयर किया जाता है। और रामसार साइट्स जो कि 20,000 से ज़्यादा हैं और वो 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स को लाइफ देती हैं। और इसलिए कह रहे हैं हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ लोकल फिश स्पीशीज़ का होना भी ज़रूरी है फिशिंग इंडस्ट्री और इन सब के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर की मन की बात लोग सुनते नहीं हैं, बट आप देख सकते हैं ये रीडिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे करंट इश्यूज़ जो हैं उन्होंने यहाँ पे दर्शा दिए। तो एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ मैं आपके सामने इन्होंने क्या क्या बोला। इन्होंने बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करी पद्म अवार्ड्स में, उत्तर मेरोर गांव की बात करी जहां से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिला, अनुभव मंडपम कर्नाटका के लॉर्ड बसास्वेराय का ओपन डिस्कशन डेलिब्रेशन हॉल के बारे में बात करी। इन्होंने ककातिया डायनेस्टी के किंग्स के रिपब्लिक ट्रेडिशंस की बात करी। भक्ति मूवमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि वेस्टर्न इंडिया में हमारा कल्चर किस तरीके से फैला। इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की किताब इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी के पब्लिश हो जाने के बारे में बताया। और इन्होंने मिलेट्स और योगा के बारे में कहा कि हेल्थ और फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडियंस जो है मिलेट्स को अपनी स्केल अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर इन्होंने ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में कहा कि और कचड़े को कंचन बनाया जा सकता है, जहाँ पे 17 तरह के प्रेशियस मेटल्स हैं जो कि ई वेस्ट से निकाले जा सकते हैं। फर्दर उन्होंने रामसार कन्वेंशन के वेटलैंड साइट्स पे बात करी और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। पूरे 20,000 से ज़्यादा चिड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे रहती हैं और वो बेसिकली फिशिंग स्पीशीज़ भी है हमारी अपनी लोकल, अगर वेटलैंड की साइट्स हमारे यहाँ बढ़ती हैं तो इस तरीके से आज का न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है वो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी समय में आपको एडिटोरियल एनालिसिस भी मिल जाएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस।